नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कपिल काचवा सिक्योर यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था वाइटल स्टेटिक्स का जीवन समग्र जो टॉपिक था उसके बारे में हम बात करने वाले थे, जिसका हमने पार्ट फर्स्ट देख लिया था। आज हमारे पास पार्ट टू रहेगा, जिसमें हम दोस्तों जो इसके बाकी के जो क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चनों के माध्यम से दोस्तों हमारे को ये पूरा चैप्टर है वो एक तरह से क्या करना है, पूरा पढ़ना है, क्योंकि हम एक क्वेश्चन के माध्यम से उसकी पूरी डिटेल देखने वाले हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है। तो आयु वर्ग के अनुसार उर्वरता के विश्लेषण व तुलनात्मक विवेचन के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं सामान्य प्रजननता दर, कुल प्रजननता दर, अशोधित जन्म दर और विशिष्ट प्रजननता दर। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होने वाला है वो क्या होगा दोस्तों, विशिष्ट प्रजननता दर होगा। यहाँ पर क्या आंसर होगा, विशिष्ट प्रजननता दर यहाँ पर करेक्ट होगा। किस चीज़ का है, आयु वर्ग के अनुसार उर्वरता के विश्लेषण व तुलनात्मक विवेचन के लिए आवश्यक है। तो क्या रहेगा, विशिष्ट प्रजननता दर रहेगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मातृत्व व मृत्यु दर ज्ञात की जाती है। तो मातृत्व व मृत्यु दर की यदि हम बात करें तो प्रति लाख, प्रति हजार, प्रति सौ या सभी। तो मातृत्व व मृत्यु दर की यदि हम बात करें तो वो प्रति लाख पर ज्ञात की जाती है दोस्तों, प्रति लाख पर ज्ञात कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों बाकी की जो है वो किस पर ज्ञात की जाती है, हजार पर ज्ञात की जाती है। इस प्रकार ध्यान रखना है। लेकिन जो आपकी मातृत्व व मृत्यु दर है वो किस पर ज्ञात की जाती है, प्रति लाख पर ज्ञात की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, अशोधित जन्म दर व अशोधित मृत्यु दर के अंतर के बराबर होती है। अशोधित जन्म दर व अशोधित जो मृत्यु दर है उसके अंतर के बराबर होती है। तो जनसंख्या की मृत्यु दर, जनसंख्या की जन्म दर, जनसंख्या में कमी की दर और जनसंख्या में वृद्धि की दर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, जनसंख्या में वृद्धि की दर क्या है दोस्तों, एक बार फिर से देख लेना। अशोधित जन्म दर व अशोधित मृत्यु दर के अंतर के बराबर क्या होती है, कि जनसंख्या में वृद्धि दर को दर्शाती है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, डी हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, जीवनांक सूचकांक है यानी विटल इंडेक्स है। हम कहें जीवनांक सूचकांक है तो यहाँ पर जो इसका आंसर होने वाला है वो क्या होगा, जन्म दर व मृत्यु दर का अनुपात। तो यहाँ पर दोस्तों जीवनांक सूचकांक क्या है, जन्म दर व मृत्यु दर का क्या है, अनुपात है। ये बिल्कुल एकदम बात सही है कि ये जन्म दर व मृत्यु दर का क्या है, अनुपात है। कौन, जीवनांक सूचकांक। अगला है कुल जीवित जन्मों की संख्या बट्टे में क्या लिख रखा है, कुल मृतकों की संख्या यानी कुल जीवित जन्मों की संख्या बट्टे में लिख रखा है कुल मृतकों की संख्या गुना 1000। तो हमने अभी ऊपर वाली लाइन में क्या देखा, जन्म दर व मृत्यु दर का अनुपात ही तो क्या है, जीवनांक सूचकांक है। और दूसरा ऑप्शन भी क्या कर रखा है, कुल जीवित जन्मों की संख्या बट्टे कुल मृतकों की संख्या, और उसको किस में बदल दिया है, हजार से मल्टीपल करके, और उसको परसेंटेज में कह सकते हैं, या फिर हमारे को इसका मान निकाल दिया किसका, जीवनांक सूचकांक का मान निकालने के किससे मल्टीपल कर दिया, 1000 से। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है। अर्थात हम कहें तो यहाँ पर ए व बी दोनों सही है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष में जीवित शिशुओं की संख्या बट्टे में लिख रखा है, यानी कि वर्ष में जीवित शिशुओं की संख्या बट्टे में लिख रखा है मध्यावधि की कुल जनसंख्या गुना 1000। तो यहाँ पर ये क्या प्रदर्शित कर रहा है कि वर्ष में जो जीवित शिशुओं की संख्या बट्टा मध्यावधि की कुल जनसंख्या गुना 1000। तो ये अशोधित जन्म दर बता रहा है, विशिष्ट जन्म दर बता रहा है, सामान्य जन्म दर या कुल उड़ता दर। तो यहाँ पर जो इस सूत्र से यानी कि जो जीवित शिशुओं की संख्या बताई है, तो यहाँ पर किसका आंसर होगा, अशोधित जन्म दर का यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है, यानी अशोधित जन्म दर। अब ये अशोधित जन्म दर क्या होती है तो इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि अशोधित जो जन्म दर होती है वो हमारे पास अशोधित जो मृत्यु दर का निकालते थे उसी का एक तरह से हम अपोजिट कर सकते हैं कि उसी तरीके से अशोधित जन्म दर निकाली जाती है। ये एक सरलतम माप भी है किसका, जो हमारी जो प्रजननता का क्या कहें तो ये प्रजननता का क्या है, एक सरलतम माप भी है। अब प्रजननता हमारे को पता होना चाहिए कि जो प्रजनन काल का जो समय होता है वो कितना होता है, 15 से लेकर के 49 वर्ष तक का जो समय होता है वो प्रजनन काल माना जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम अशोधित मृत्यु दर के बारे में यदि हम बात करें तो हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमारे पास मान लीजिएगा 15 से शुरू होता है, तो हम ये कहें कि 15 से लेकर के 19 और फिर 20 से लेकर के और 24 और एक ले लेते हैं हम 25 से लेकर के 29। ये तीन हमारे पास कैटेगरी है आयु की, यानी कि 15 से लेकर 19 वर्ष तक के वाले, 20 से लेकर के 24 वर्ष वाले और 25 से लेकर के 29 वर्ष वाले। अब दोस्तों ये आपको बताना है कि ये कौन सी श्रेणी है, हमारी स्टैटिक्स में इसे समावेशी श्रेणी कहा जाता है या अपवर्जी श्रेणी कहा जाता है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन हम यदि इसके बात करें तो ये हमारा एक क्या हो गया, आयु वर्ग हो गया। अब हम देख लेते हैं इसमें स्त्रियां कितनी कितनी है। तो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ स्त्रियों की संख्या 10,000 रख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने रख ली 15,000 स्त्रियाँ और यहाँ पर हम रख लेते हैं 20,000 स्त्रियाँ।
ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें तो जीवित जन्मे जो शिशुओं की संख्या, इसमें आप रख लो 250, और यहाँ पर हम रख लेते हैं 300, और यहाँ पर हम रख लेते हैं 500। ठीक है। तो यहाँ पर साथियों हमारे पास जो संख्या हुई है जन्मे जो शिशुओं की संख्या, वो कितनी हुई? 5 3 800, 800 और 950 हो रही है, 950 हो रही है। यहाँ पर ये जो राशि हो रही है वो कितनी हो रही है? 20,000 और 15 35 और 45,000, 45,000 हुई। ये दोस्तों स्त्रियां हैं, ये हमारे पास जन्म जो ये हैं, जन्म हुआ है जिनका, तो वो कितने हैं? 950 है। लेकिन यहाँ पर हमारे को ध्यान रखना है, जो ऐसोदित जो मृत्यु दर निकाली जाती है वो मध्यावधि की कुल जनसंख्या से निकाली जाती है, जबकि ये कुल जनसंख्या नहीं है, ये तो उस संख्या का टोटल है जहां पर स्त्रियों की संख्या है वो भी कौन सी? 15 से लेकर के 49 वर्ष के मध्य की जो स्त्रियां हैं वो है। तो यहाँ पर ऐसोदित की यदि मृत्यु दर निकालनी है तो आपको कुल जनसंख्या का पता होना चाहिए। इसलिए एक बार हम मान लेते हैं कि मान लीजिए कुल जनसंख्या है वो हमारे पास 1 लाख है। कितनी है? 1 लाख है। तो ये हमारे पास टोटल क्या हो गई? 1 लाख टोटल जनसंख्या हो गई। क्लियरली समझ में आया होगा यहाँ पर आप, यहाँ तक आपके। तब अब 1 लाख है, जबकि हमारे पास जन्म हुए बच्चों की संख्या कितनी है? 950। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है कि वर्ष में जीवित शिशुओं की संख्या कितनी है? 950 है। कितनी है? 950 है। समझ में आया होगा यहाँ तक? 950 है। आगे की बात करें तो यहाँ पर मध्य अवधि की कुल जनसंख्या कितनी है? तो हमने कितनी मानी है? 1 लाख मानी है, 1 लाख मानी है। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब इसको किससे गुणा करना है? 1000 से गुणा करना है। तो यहाँ से इसको हमने सोल्व किया तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आया वो 9.5 आया। क्या आया? 9.5। ये जो 9.5 है ये किसको दर्शा रहा है? अशोधित जन्म दर को दर्शा रहा है, अशोधित जन्म दर को दर्शा रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारे ये प्रॉब्लम और आ जाती है कि जो अशोधित जो जन्म दर होती है ना, वो दोस्तों हम कहें तो ये एक तरह से सही तरीका नहीं है। अब ये सही तरीका क्यों नहीं है तो उसको हम समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने कुल जनसंख्या का भाग लगाया है, कुल जो जनसंख्या है उसका भाग लगाया है, ना कि हम उस 15 से लेकर के 49 वर्ष तक की संख्या का भाग नहीं लगा करके हमने यहाँ पर कुल जनसंख्या का भाग लगाया है, जिसमें कौन शामिल है? 15 से नीचे वर्ग वाले, यानी कि 15 साल से जो छोटे हैं वो भी इसमें शामिल है, और 49 वर्ष से जो प्लस यानी कि 49 से ऊपर वाले जो लोग हैं वो भी कुल जनसंख्या में शामिल हो जाते हैं। इसलिए यदि हम कहें तो यहाँ पर मतलब अशोधित जो मृत्यु दर है वो एक तरह से सही माप नहीं माना जाएगा। तब हम क्या करेंगे तो यहाँ से हमारे को ये नोट करना है कि इसके बाद में हमारे को अशोधित जन्म दर से यदि हम सही आंकड़े या सही माप नहीं निकाल सकते तो कौन से माप होंगे हमारे पास? एक तो आपके पास सामान्य उर्वरता दर होगा, एक आपके पास कुल उर्वरता दर होगी, एक आपके पास विशिष्ट उर्वरता दर होगी, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यानी कि सामान्य उर्वरता दर, विशिष्ट उर्वरता दर, और एक आपके पास कौन सी होती है? कुल उर्वरता दर, उसके बारे में हम जाने वाले हैं। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, प्रजननता योग्य आयु की प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्मित जीवित शिशुओं की संख्या को कहते हैं। प्रजननता योग्य जो आयु है, प्रजननता योग्य जो आयु है उसमें प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जो जन्मित जीवित शिशुओं की संख्या को कहते हैं। तो यहाँ पर अशोधित जन्म दर तो नहीं कहेंगे, अभी हम पढ़ करके आए हैं। सामान्य प्रजननता दर, विशिष्ट प्रजननता दर, कुल प्रजननता दर, तो यहाँ पर विशिष्ट की बात तो हुई नहीं। यानी कि प्रजननता योग्य जो आयु है उसमें प्रति जो 1000 स्त्रियों द्वारा जो जन्मित जो शिशु है उनकी संख्या बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों कुल उर्वरता दर की भी हम नहीं बात कर सकते, ना आपके पास विशिष्ट प्रजननता दर भी नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो किसका होगा? सामान्य प्रजननता दर होगा। यानी कि यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा? हमारे पास सामान्य प्रजननता दर आंसर होने वाला है। ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि सामान्य प्रजननता दर जो होती है वो क्या होती है, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे सामान्य प्रजननता दर को। तो यदि हम बात करें, एक एग्जाम्पल हमने थोड़ी देर पहले लिया था कि 15 से लेकर के 49 वर्ष तक का जो आपका प्रजनन काल होता है, यदि हम बात करें तो 15 से लेकर के और आपके पास 19 और 20 से लेकर के 24 वर्ष, और आपके पास अगला बिंदु है 25 से लेकर के 29 वर्ष। अब यहाँ पर दोस्तों हमने जो आंकड़े माने थे, कुछ भी मान लेते हैं हम, कि यहाँ पर मान लीजिएगा हमने 5000 माने थे, यहाँ पर हमने 10 माने थे, और यहाँ पर हमने 15000 माने थे। ठीक है। यहाँ पर बच्चों की जो संख्या बच्चों की जो जन्म हुआ था, यहाँ पर 150 मान लेते हैं, यहाँ पर 200 बच्चों का जन्म हुआ था, और यहाँ पर 300 बच्चों का जन्म हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पर जो सामान्य प्रजननता दर है, यहाँ पर ये तो क्या हो गया आपका? आयु वर्ग हो गया। ये तो क्या हो गया? आयु वर्ग हो गया। इस आयु वर्ग में 5000 महिलाएं हैं, इसमें 10,000 महिलाएं हैं, इसमें आपके पास 15,000 महिलाएं हैं। इसमें बच्चे जन्म लिए हैं 150, इस वर्ग में जन्म लिए हैं 200, और इस वर्ग में लिए हैं कितने बच्चे? 300 बच्चे जन्म ले रखे हैं। तो यहाँ से यदि हमारे को सामान्य प्रजननता दर निकालनी है तो इस संख्या का योग करना होगा। कितना होगा? 300, 200, 500 होते हैं, 500 प्लस 150 कितने होते हैं? 650 होते हैं। और इस आंकड़े का यदि स्त्रियों की संख्या का योग लगाएं तो 15 और 10 कितने हुए? 25, 25 और 5 कितने हुए? 20,000। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे को क्या करना है अभी? 20,000 यानी कि जो 650 आए हैं, 650 में आपको किसका भाग लगाना है? 20,000 का भाग लगाना है, इनटू आपको क्या करना है? 1,000। तो इसको यदि आप सरल करोगे ना तो आपके पास 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी कि 32.5 जो आंसर आ रहा है वो सामान्य प्रजननता दर को दर्शाएगा, सामान्य प्रजननता दर को दर्शाएगा। यदि हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है सिग्मा
यदि हम बी का मतलब यहाँ पर बर्थ यानी कि जन्म से रिलेटेड है, और यदि हम बात करें तो यहाँ पर 49 बट सिग्मा 15, और उसके पश्चात आपको पी एफ यहाँ पर इसका अर्थ समझ लेना कि सिग्मा बी और बट यहाँ पर बट्टे में लिखना है 49 सिग्मा 15। यहाँ पर 15 का मतलब और 49 का मतलब ये है कि 15 से लेकर के 49 वर्ष तक की जितने भी क्या है टोटल जो महिलाएं हैं वो हमारे को लेनी है। ये 15 से लेकर के 49 वर्ष तक की आयु की मध्य वर्ष की जो जनसंख्या है वो हमारे को लेनी है। और सामान्य प्रजननता दर हम इससे क्या कर निकाल सकेंगे, इसी सूत्र से हम क्या निकाल सकेंगे, सामान्य प्रजननता दर निकाल सकेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अब हमारा जो क्वेश्चन है सामान्य उर्वरता दर है, सामान्य उर्वरता दर या हम कह सकते हैं सामान्य प्रजननता दर क्या है। तो अब इसके बारे में देखते हैं। अभी हमने जो ऊपर सूत्र लिखा था वही सूत्र है कि सिग्मा डी नहीं है दोस्तों, ये सिग्मा बी है। सिग्मा बी बट्टे में है 49 सिग्मा एफ बराबर 15 है। एफ बराबर क्या है 15 है, इनटू में आपके पास क्या लगा रखा है 1000 लगा रखा है, और बराबर में लिख रखा है जी एफ आर का मतलब होता है जनरल फर्टिलिटी रेट यानी कि सामान्य प्रजननता दर होती है। तो यहाँ पर ये जो सूत्र है ना सिग्मा बी बट्टे में सिग्मा पी एफ इंटू 1000 लिख रखा है, यहाँ पर 49 सिग्मा बट नीचे लिख रखा है एफ बराबर 15 और इस साइड में लिख रखा है पी एफ। तो इसका जो अर्थ होता है ना दोस्तों इस लाइन का वो क्या होता है कि 15 से लेकर के 49 वर्ष की जो आयु की जो मध्य वर्ष की जो जनसंख्या है वो हमारे को लेनी है 15 से लेकर के 49 वर्ष तक की। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है वो हमारा एकदम बिल्कुल सही है। एक वर्ष में जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या, तो एक वर्ष में जन्मे जीवित शिशुओं की संख्या तो यहाँ पर आ गई, और प्रजनन योग्य आयु की स्त्रियों की कुल संख्या वो कौन सी आ गई, यहाँ पर आ गई। प्रजनन योग्य आयु की स्त्रियों की कुल संख्या इंटू दोस्तों आपके पास 1000 लिख रखा है यहाँ पर, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है GFR को, यानी कि जनरल फर्टिलिटी रेट। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन दोनों सही है, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, और ये हम बात करें तो डिटेल में लिखा हुआ है। अर्थात हम कहें तो हमारा आंसर जो होगा दोनों ए व बी दोनों सही होंगे, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही माना जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, किसी स्थान की आयु वर्गानुसार विशिष्ट प्रजननता दरों का योग कहलाता है। किसी स्थान की आयु वर्गानुसार विशिष्ट प्रजननता दरों का योग कहलाता है, यानी कि कोई स्थान मान लीजिएगा उसमें भी आयु वर्ग के अनुसार बता रखा है विशिष्ट प्रजननता दरों का जो योग होता है, विशिष्ट प्रजननता दरों का जो योग होता है वो दोस्तों आपके पास कुल उर्वरता दर कहलाता है। क्या कहलाता है, कुल उर्वरता दर। अब हम इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं कि विशिष्ट प्रजननता दरों का जो योग होता है वो कैसे होता है, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यदि दोस्तों हम बात करें कि एक एग्जाम्पल का, तो वही एग्जाम्पल लेंगे हम 15 से लेकर के 49 वर्ष में बात करें तो 15 से लेकर 19 और 20 से लेकर के 24 और 25 से लेकर के आपके पास 29, ये आपके पास आंकड़ा हो गया। अब इसमें हमने यहाँ पर मान लीजिएगा 5000 जनसंख्या ली, स्त्रियों की संख्या, यहाँ पर हमने 10,000 ले रखी है, यहाँ पर हमने कितनी ली है 15,000 संख्या ली है। ठीक है, अब हम बात करें तो यहाँ पर जो जन्म हुआ है बच्चों का वो मान लीजिएगा 150, यहाँ पर 200 और यहाँ पर हम मान लेते हैं 300। अब यहाँ पर जो हमारी 26 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है कि किसी स्थान की आयु वर्गानुसार, ये आयु का वर्ग हो गया 15 से लेकर 19, 20 से लेकर 24 और 25 से लेकर 29। तो आयु वर्गानुसार विशिष्ट प्रजननता दरों का, ये विशिष्ट प्रजननता दर है दोस्तों 150, यहाँ पर 200 और यहाँ पर 300। विशिष्ट प्रजननता दरों का योग जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका कुल उर्वरता दर कहलाती है। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं, इसका जो योग होता है 300, 200, 500, 500 और 150 कितने हुए 650 हुए। यहाँ पर बात करें तो 15 और 10 25, 25 और 5 कितने हुए 3000 हुए, सॉरी 30,000 हो गए। तो यहाँ पर 30,000 और यहाँ पर कितने आए दोस्तों 650। अब यहाँ पर हमारे को देखना क्या है, जब हम कुल उर्वरता दर का मापन करते हैं तो हमारे पास बेसिकली जो आंसर होता है 650, तो ये हुआ। ठीक है, ये आपके पास 15 से लेकर 49 वर्ष तक हुआ। लेकिन दोस्तों जब हमारे पास वर्गानुसार यदि डिफरेंट दे रखा हो, यानी कि हम बात करें कि आपके पास जो विशिष्ट दरों का जो हम योग देखते हैं तो उसमें जो वर्ग विस्तार जो होता है उससे हमारे को मल्टीपल करना होता है। तो यहाँ पर जो वर्ग विस्तार दे रखा है उससे हमारे को क्या करना होगा, मल्टीपल करना होगा। तो यहाँ पर इसका जो डिफरेंट आ रहा है उससे हमारे को इसको गुणा करना होगा। तो यहाँ पर जो 650 है, यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है 4 का अंतर आ रहा है, यानी 15 और 19 का अंतर कितना आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर 4 का अंतर आ रहा है। 20 और 4 24 होते हैं, 25 और 4 29 होते हैं। तो यहाँ पर हमारे को जो 650 है 650 को किससे मल्टीपल करना होगा, यदि हम बात करें 650 को किससे मल्टीपल करना होगा तो यहाँ पर हम देखते हैं 650 इंटू 4 से, 650 इंटू 4 से, और 650 को यदि 4 से मल्टीपल करोगे तो 0 और 5 चौक 20 होता है, असील 2 6 चौक 24 और 2 26, यानी कि 2600 आपके पास टोटल आए। अब हमारे को प्रतिदर्श उर्वरता यदि निकालनी है तो इसमें किसका भाग लगाएंगे, आपको पता है 1000 का भाग लगाते हैं। तो यहाँ पर यदि इसके अंदर 1000 का भाग लगाएंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 2.6,
और 2.6 है आपके पास क्या आ जाती है, कुल उर्वरता दर आ जाती है। इस प्रकार से दोस्तों आपके ये बात पॉइंट समझ में आया होगा कि जो कुल उर्वरता दर होती है वो किस प्रकार से हम निकालते हैं, और जो हमारी विशिष्ट उर्वरता दर है तो उसके बारे में भी हम दोस्तों देखने वाले हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कुल उर्वरता दर है तो सिग्मा ऊपर लिख रखा है 49, नीचे लिख रखा है 50, और एस एफ का आर का मतलब विशिष्ट प्रजननता दर, या इसे स्पेसिफाइक फर्टिलिटी रेट भी कह सकते हैं। स्पेसिफाइक फर्टिलिटी रेट के नाम से भी जानते हैं, या इसे हम विशिष्ट प्रजननता दर कहते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला वैसे सही है, लेकिन यदि वर्ग जो विस्तार है, यानी कि जो 0 से लेकर के 10, 10 से लेकर के 15, यानी कि ये वर्ग विस्तार है, यदि ये भी दे रखा है तो उसके लिए दोस्तों हमारे को कुछ नहीं करना, यानी कि हमारे पास ये तो फॉर्मूला रहेगा। यदि वर्ग विस्तार दे रखा है तो उसको उससे मल्टीपल करना है। जैसे वर्ग विस्तार हमारे पास दे रखा है 5, तो 5 से इसको क्या कर दिया जाएगा, मल्टीपल कर दिया जाएगा। तो वो हमारे को क्या ध्यान रखना है, याद रखना है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर जो होगा वो यहाँ पर फर्स्ट होगा, क्योंकि दोस्तों 55 और 10 का तो हमारे पास होता ही नहीं है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन बता रखा है कि केवल ए सही है, तो यहाँ पर ए सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रजननता योग्य आयु की प्रति हजार स्त्रियों द्वारा जन्मित जीवित शिशुओं की संख्या को कहते हैं, जन्मित जीवित शिशुओं की संख्या को कहते हैं। तो ये तो दोस्तों हमारे पास पहले भी आ चुका था, यानी कि सामान्य प्रजननता दर के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रजनन काल के एक निश्चित आयु वर्ग के प्रति हजार स्त्रियों द्वारा जन्मित जीवित शिशुओं की संख्या को कहते हैं। पीछे सुना, प्रजनन काल जो कि 15 से लेकर के 49 वर्ष तक होता है। एक निश्चित आयु जैसे 0 से 10, 10 से 20, इसे हम डिफाइन करें, यानी कि 15 से शुरू करते हैं तो 15 से 20 हो सकती है, 20 से 25 हो सकती है। तो निश्चित आयु वर्ग के प्रति हजार स्त्रियों द्वारा जन्मित जीवित शिशुओं की संख्या को कहते हैं। निश्चित आयु वर्ग में बोला है, तो निश्चित आयु वर्ग में बोला है तो इसका मतलब एक तरह से विशिष्ट तरीके से कहे कि निश्चित आयु वर्ग में बता दिया, तो यहाँ पर जो हमारा है वो आयु विशिष्ट प्रजनन दर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आयु विशिष्ट प्रजनन दर कहलाएगा। अब हम आयु विशिष्ट प्रजनन दर के बारे में समझ लेते हैं कि इसका क्या तो फॉर्मूला होता है और किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो चलिए हम सर्वप्रथम तो ये देखते हैं कि इसका जो सूत्र बनता है वो क्या बनता है, एस एफ आर का मतलब होता है दोस्तों स्पेसिफाइक फर्टिलिटी रेट, और इसके बराबर जो होता है वो होता है आपके पास B/P/F इंटू आपके पास 1000। अब यहाँ पर इस B के बारे में समझ लेते हैं कि B का मतलब क्या होता है। तो एक विशिष्ट आयु वर्ग की जो स्त्रियों द्वारा जो जन्मित जो शिशुओं की जो संख्या होती है वो यहाँ पर लेनी है। अब हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। और PF का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि एक विशिष्ट आयु वर्ग की स्त्रियों के मध्य वर्ष की जो संख्या है वो आपको लेनी है। एक बिंदु ये भी याद रखना है कि जो ये विशिष्ट प्रजनन दर है वो एक तरह से हम कहें तो ये तुलनात्मक विवेचन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तुलनात्मक विवेचन के लिए हम कह सकते हैं, या विश्लेषण के लिए हमारे पास ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो वही हमारा एग्जाम्पल है 15 से लेकर के 19, 20 से लेकर के आपके पास 24 और 25 से लेकर के 29। यहाँ पर 5000, यहाँ पर 10,000, यहाँ पर 15,000, यहाँ पर 150 मान लो, यहाँ पर 200 मान लो, और यहाँ पर 300। अब विशिष्ट प्रजननता दर क्या होती है, इस आयु वर्ग की 15 से लेकर के 19 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं वो कितनी है, 5000 है, और उनके द्वारा जो जन्म देने वाले जो बच्चों की संख्या वो कितनी है, 150 है। 150 संख्या दे रखी है। तो अब इसको यदि हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर 150 संख्या दे रखी है, 5000 टोटल वो संख्या है। यदि विशिष्ट प्रजननता दर की बात करें तो वो 150 बट्टा 5000 गुना आपके पास 1000 होगा। ये आपके समझ में आया। तो यहाँ से जो आंसर आया वो कितना आया, 30। ये 30 जो आंसर आया वो किसका है, 15 से लेकर के 19 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं उनका आया है। यदि आपके पास पूछे कि 20 से लेकर के 24 तक की कितना है, तो 24 तक की यदि हम बात करें तो 24 तक की महिलाओं की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर हम देखें तो 24 तक की जो महिलाओं की जो संख्या है वो कितनी आ रही है, यहाँ पर 5000 तो यहाँ पर थी और 10,000 यहाँ पर थी। तो यहाँ पर जो जन्मे हैं वो बच्चे कितने हैं, 200 बच्चों का जन्म हुआ है कितनी महिलाओं के द्वारा, यानी कि 10,000 महिलाएं इस कैटेगरी में, और हम मल्टीपल करेंगे 1000 से, तो 3 से 3 शून्य कट चुकी है। यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, 20 होगा। इस प्रकार से हम बात करें तो यानी कि अलग अलग जो कैटेगरी वाइज यदि हम निकालें आंसर 15 से 49 वर्ष तक की कैटेगरी में, तो वो हमारा क्या होगा, विशिष्ट प्रजननता दर होगा। इस तरीके से आपके ये समझ में आएगा कि विशिष्ट प्रजननता दर क्या होती है। और इसका एक बिंदु ये याद रखना है कि तुलनात्मक विवेचन के लिए बहुत ही उपयोगी रहता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, सकल प्रजनन दर में चालू मरण दर के प्रभाव का समायोजन करने के बाद प्राप्त दर कहलाती है। यानी कि सकल प्रजनन दर में चालू मरण दर के प्रभाव का समायोजन करने के बाद प्राप्त दर कहलाती है। तो दोस्तों वो जो दर होती है वो कौन सी दर होती है, आपके पास वो दर होगी शुद्ध प्रजनन दर। कौन सी दर होगी, ये शुद्ध प्रजनन दर होगी। अब इस शुद्ध प्रजनन दर को एक बार समझ लेते हैं, समझने से हमारी प्रॉब्लम पूरी दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखो दोस्तों इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम एक एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ, उसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे मैं ये कहूँ कि 100
100 मान लीजिएगा आपके पास ही नवजात कन्याएं हैं। 100 क्या है? नवजात कन्याएं हैं और इनके द्वारा प्रजनन काल में 400 जन्म यानी कि बच्चों का क्या किया है? जन्म किया है। यानी 100 महिलाओं के द्वारा 400 शिशुओं का जन्म हुआ है। 100 महिलाओं के द्वारा 400 का जन्म हुआ है। ठीक है। अब इसमें से दोस्तों 45% क्या है? 45% क्या है आपके पास? 45% तो इसमें से कन्या है। क्या है दोस्तों? कन्या है। और इसमें से भी यदि हम बात करें इस 45% से में जो 45% जो कन्याएं हैं उनमें भी दोस्तों 60% अपने पूरे प्रजनन काल में जीवित रह पाती है। ठीक है। 60% क्या रह पाती है? जीवित रह पाती है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसकी सकल प्रजनन दर क्या होगी? तो हम सर्वप्रथम क्या निकालेंगे? ये जो 400 का जन्म हुआ है उसका 45% क्या होगा? तो इसका यदि हम 45% निकालें तो 400 का 45% जो होता है वो कितना होता है? यानी कि 45 दूना 90, 90 का डबल होता है 180। अब जो 180 आया है हमारे पास, 180 आया है। अब इस 180 का भी 60% ही जीवित रह पाते हैं। तो 180 का 60% निकालते हैं तो कितना होता है? तो आपके पास कितना हुआ? 18, 18 को 6 से गुणा करेंगे तो 108 आ रहा है। 18 का 108 होता है। अब ये दोस्तों जो 108 है ना, अब ये 108 है, आपको पता है हम गणना करते हैं तो वो कितने पर करते हैं? 1000 पर करते हैं। यदि प्रति स्त्री निकालना है तो कितना का भाग लगाएंगे? 1000 का। अब इसमें 1000 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 0.108 आएगा। 0.108 आएगा। और यही वैल्यू क्या कहलाएगी? आपकी शुद्ध प्रजनन दर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? शुद्ध प्रजनन दर कहलाएगी। तो हमने क्या देखा यहाँ पर? सर्वप्रथम हमने ये यहाँ पर ये देखा था कि 100 हमने महिलाएं ली थी। 100 महिलाओं की बात करें तो उन्होंने कितने बच्चों को जन्म दिया? 400 बच्चों का। उसमें से दोस्तों 45% कन्याएं थी और उस 45% कन्याओं में से भी अपने प्रजनन काल में 60% ही जीवित रह पाई थी। तो उस प्रकार से हमने इसको निकाला। और फिर आपको पता है किसका भाग लगाया जाता है? 1000 का भाग लगाया जाता है। तो हमने 1000 का भाग लगाया तो कितना आया? 0.108, जो कि आपकी कौन सी दर कहलाती है? शुद्ध प्रजनन दर कहलाती है। आपके शायद समझ में आया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जनसंख्या पुनरुत्पादन ज्ञात करने के लिए कौन सी दर का प्रयोग किया जाता है? जनसंख्या पुनरुत्पादन ज्ञात करने के लिए कौन सी दर का प्रयोग किया जाता है? तो जनसंख्या पुनरुत्पादन ज्ञात करने के लिए दोस्तों आपके पास सकल प्रजनन दर का प्रयोग किया जाता है। सकल प्रजनन दर का प्रयोग किया जाता है, जो अभी हमने समझा था। लेकिन अभी हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने क्या माना था। कि हमने माना था कि 100 आपके पास कन्याएं हैं, उनके द्वारा बच्चों की जो संख्या है वो कितनी है? 400 बच्चों ने उनको जन्म दिया। और हम ये मान लेते हैं कि 400 बच्चों में से 45% आपके पास क्या है? कन्याएं हैं। क्या है? कन्याएं हैं। और 45 इसका निकाला तो कितना आया था दोस्तों? 108 आया था। 108 आया था। जो दोस्तों ये जो 108 है ना, 108 आया था दोस्तों। 45 दूना 90 होता है। और 108 नहीं दोस्तों, ये 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है। एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। यानी 100 यहाँ पर 400 को जन्म दिया और इसका 45% निकालेंगे। यानी कि 400 का 45%, तो यहाँ पर जो आ रहा होगा आपके पास, यानी कि 45 दूना 90, 90 का डबल 180 होता है। तो यहाँ पर जो 180 आया है वो आपकी क्या है? हम कह सकते हैं सकल प्रजनन दर है। लेकिन यदि इसको हम 1000 का भाग दे दें यहाँ पर, तो आपके पास जो आंसर आता है वो कितना आता है? 0.18 आता है। ये दोस्तों आपकी क्या कहलाती है? सकल प्रजनन दर कहलाती है। लेकिन इसमें से भी हम ये देख लें कि जैसे हमने 45% देखा था और 45% में भी जो जीवित रहने वाली है वो निकाल करके देख लें तो वो हमारे पास क्या जाती है? शुद्ध प्रजनन दर आ जाती है, जो हम अगले यानी कि जो पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें अभी हम करके आए हैं। इसी प्रकार दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जन्म मृत्यु सूचकांक विधि का प्रतिपादन किसने किया? जन्म मृत्यु सूचकांक विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो डॉक्टर रमेंड पर्ल के द्वारा, डॉक्टर रमेश चंद्र द्वारा और डॉक्टर रॉबर्ट पर्ल के द्वारा, सभी के सहयोग से। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? डॉक्टर रमेंड पर्ल के द्वारा किया गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है हमारे पास, जन्म मृत्यु सूचकांक 1 होने पर क्या दर्शाता है? जन्म मृत्यु सूचकांक 1 होने पर क्या दर्शाता है? तो जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में कमी, जनसंख्या में स्थिरता। तो दोस्तों जब आपके पास जन्म मृत्यु सूचकांक जब 1 होता है तो वो तो दर्शाता है जनसंख्या में स्थिरता को। क्या दर्शाता है? जनसंख्या में स्थिरता को। और यदि आपके पास जन्म मृत्यु सूचकांक 1 से अधिक हो, जन्म मृत्यु सूचकांक 1 से क्या हो? अधिक हो, तो वो क्या दर्शाता है? आपके पास वृद्धि को। क्या? वृद्धि को दर्शाता है। और यदि आपके पास जन्म मृत्यु सूचकांक 1 से कम हो तो वो किसको दर्शाएगा? आपके पास जनसंख्या में कमी को दर्शाएगा। अर्थात हम कहें यदि ये तो 1 से अधिक हो और ये आपके पास 1 से कम हो और ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो? 1 हो। यदि आपके पास स्थिर है, स्थिरता है तो वो क्या होगा? सूचकांक 1 होगा। यदि 1 से अधिक है तो वृद्धि को दर्शाएगा, 1 से कम है तो कमी को दर्शाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हमने हमारे पास जो जीवन समंग का जो टॉपिक था उसके हमने सारे क्वेश्चन हम एक
तरह से कहें तो हमने प्रैक्टिकल और साथ साथ में उसकी जितनी हो सके उसकी पूरी थ्योरी पढ़ने की हमने कोशिश की है। इस प्रकार से हमारा जो विट्टल स्टैटिक्स का जो टॉपिक था वो हमने पूरा कंप्लीट किया है। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर और लाइक, और यदि आप चैनल पर दोस्तों नए हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।